Hello students, good morning to all of you. Today I will discuss to you first chapter of Foreign Trade of India जिसमें हम इसके कंपोजिशन, डायरेक्शन और ट्रेंड्स की बात करेंगे। फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ़ॉरेन ट्रेड क्या है। फ़ॉरेन यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है। फ़ॉरेन ट्रेड में क्या होता है कि जब भी एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ अपने कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है तो वो आपका फ़ॉरेन ट्रेड है। अगर हम इंडिया और अमेरिका में डीलिंग की बात करें गुड्स एंड सर्विसेज की तो वो फ़ॉरेन ट्रेड ही कहलाएगा। और अब इसमें दो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए कि इंपोर्ट क्या है और एक्सपोर्ट क्या है। इंपोर्ट यानी कि अगर इंडिया अमेरिका से कोई सामान मंगवा रही है तो वो इंपोर्ट है, और इंडिया से अगर कोई सामान अमेरिका जा रहा है तो हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो हुआ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है। रॉबर्टसन ने कहा है कि विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है, यानी कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फॉरेन ट्रेड का सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन की, कंपोजिशंस की बात करें या वॉल्यूम की बात करें, कंपोजिशन में ये हमें डील करना है कि किन किन गुड्स का कंपोजिशन होता है इंडिया का अदर कंट्रीज़ के साथ, इंग्लैंड के साथ या अमेरिका के साथ। अगर हम इंडिया और अमेरिका की बात करें तो प्री इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो बिफ़ोर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि हमें जो इंडिया को रॉ मटेरियल्स के रूप में ही माना गया है कि वहाँ से रॉ मटेरियल जो है बाहर की कंट्री मंगवा लिया करती थी, और जो हैवी गुड्स थी जिनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती थी, इंडिया को उनकी ज़रूरत पड़ती थी, तो जो इंडिया है वो फ़ॉरेन अमेरिका से या अदर कंट्रीज से उनकी डील किया करते थे। अब फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया में दो आते हैं, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, सेकंड आता है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें तो भारत पुराने समय से ही दूसरे देशों से व्यापार करता रहा है, और भारत की जो आर्टिस्टिक्स चीज़ें हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल रही हैं। कहते हैं 1947 से पहले जो इंडिया थी वो ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश था, यानी कि ब्रिटिश शासन चला करता था। और इंग्लैंड या अमेरिका की बात करें तो वो लोग इंडिया से सिर्फ रॉ मटेरियल कंज्यूम किया करते थे, और इंडिया को जो है हैवी गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। तो अगर हम प्राथमिक वस्तु या खाद्य पदार्थों या कच्चे माल का ही होता था इंडिया से तो इंपोर्ट, और बाकी चीज़ें हमें एक्सपोर्ट करनी पड़ती थी। तो इसमें हम चार कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस में। बिफोर इंडिपेंडेंस में जो चार पॉइंट है जो हाईलाइट करने हमें, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। सेकंड हम करेंगे कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, थर्ड करेंगे डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, और फोर्थ पॉइंट हम करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड की। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, देखिए वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में यहाँ पर मैंने देखो लिखा हुआ है बिफोर इंडिपेंडेंस वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है कि कितनी क्वांटिटी का माल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाएगा। कहते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस 1834 में जो इंडिया का टोटल फॉरेन ट्रेड था वो 186 करोड़ था। फिर 1939 में ये बढ़कर 321 करोड़ हो गया। उस 321 करोड़ में कितना एक्सपोर्ट हुआ करता था? 169 करोड़, और प्लस 152 करोड़ का इंपोर्ट हुआ करता था। तो टोटल मिला के हमारा 321 करोड़ का हुआ। देखिए पहले 186 से 1939 में बढ़कर 321 करोड़ हो गया। फिर अगर लेटेस्ट हम बात करें 1947 और 48 की, ये आपको ये वाला जो डाटा है 47-48 का ये लिख कर आना है, वहाँ पर पीछे का भी आपको बताना ही पड़ेगा कि कैसे कैसे इंक्रीमेंट हुई एक्सपोर्ट की। अब यहाँ पर देखो 792 करोड़ का टोटल फॉरेन ट्रेड हुआ। इस टोटल फॉरेन ट्रेड में देखो एक्सपोर्ट 403 करोड़ है और इंपोर्ट आपका 389 करोड़ है। अब भी देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा है, यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस आपका जो सेविंग है वो सरप्लस में थी, एक्सपोर्ट आपकी इंपोर्ट से ज़्यादा थे, फेवरेबल कंडीशन में थी। फिर सेकंड पॉइंट आता है कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। अगर कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड की बात करें तो कहता है बिफोर इंडिपेंडेंस किन चीज़ों का, यानी कि किन वस्तुओं का व्यापार किया जाता था। कहते हैं स्वतंत्रता से पहले भारत का विदेशी व्यापार बहुत कम वस्तुओं में होता था,
भारत से कच्चे माल और कृषि वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। सिर्फ एक्सपोर्ट क्या होता था इंडिया से, रॉ मटेरियल और एग्रीकल्चर गुड्स का। भारत के निर्यातों में जो मेन प्लेस था वो आपकी कॉटन की चीज़ें, कपास, अनाज, जूट, चाय और तिलहन का था। कहते जैसे जैसे इंक्रीमेंट होती गई और लगा हमें जो है हेवी गुड्स, मशीन या कि रासायनिक पदार्थ, लोह और इस्पात की ज़रूरत है, उनको इंपोर्ट कराया जाए, जबकि उनकी कॉस्ट ज़्यादा हुआ करती थी। सेकेंड पॉइंट पे हम बात करें धीरे धीरे कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट चेंज हो गया, कैसे कंपोजिशन उनकी चेंज हो गई। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है कि 1938 और 39 में आपका एक्सपोर्ट 45% था। 38 और 39 में कच्चे माल का जो निर्यात था, निर्यात में भाग 45% था। फिर 47 से 48 में ये घटकर, देखो मैंने एरो नीचे की तरफ बनाया हुआ, इसका मतलब है कि रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट कितना रह गया, 31% रह गया। ठीक है। फिर 1938 और 39 में तैयार किए गए सामान का निर्यात कुल निर्यात का सिर्फ 30% था। 47 से 48 में बढ़कर 49% हो गया। इस तरह से इसकी कंपोजिशन कैसे कम हो गई और कैसे बढ़ गई इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ये आपको लिखनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। डायरेक्शन माने कि किन किन देशों के साथ आपको व्यापार करना है। कहता है बिफोर इंडिपेंडेंस भारत का अधिकतर व्यापार इंग्लैंड और तथा राष्ट्रमंडल, यहाँ राष्ट्रमंडल जो है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ को कहा गया है। जिन बड़े बड़े कंट्रीज़ के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स किए जाते थे, उनका किस तरह से इंग्लैंड का किस तरह से उन कंट्रीज़ के साथ इंडिया का उन कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशन थे। कहते हैं कुल निर्यात का टोटल एक्सपोर्ट 34% था और इम्पोर्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है इंग्लैंड से 31% था। देखो एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इम्पोर्ट कम है। इसके बाद जो अदर कंट्रीज़ है, बर्मा, कनाडा, श्रीलंका, इनसे जो एक्सपोर्ट की वैल्यू है वो 21% है। अभी भी एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इम्पोर्ट सिर्फ 10% है। इस अवधि में अमेरिका का भारत के कुल आयात में हिस्सा, अब देखो इम्पोर्ट जो है अमेरिका इंडिया से इम्पोर्ट जो है 7% है और एक्सपोर्ट 8% है। इसी तरह से 1947 से 48 में भारत के आयात व्यापार में इंग्लैंड का हिस्सा कम होकर 25% रह गया और अमेरिका का बढ़कर 30% हो गया और बाकी अदर कंट्रीज़ का भी कम हो गया। तो डायरेक्शन में आपने ये बताना है किस तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंडिया का अदर कंट्रीज़ के साथ कम और ज़्यादा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में बिफोर इंडिपेंडेंस एक्सपोर्ट इज़ ग्रेटर देन इम्पोर्ट, दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी कि जब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ज़्यादा होंगे वो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाएगा, वो आपका फेवरेबल कंडीशन होगी। बिफोर इंडिपेंडेंस ऐसा ही था। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी लिखा हुआ है कि 1939 में 17 करोड़ का और 17 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट था। एक्सपोर्ट ज़्यादा होने का मतलब ये है कि आप इतने चीज़ का माल भेज रहे हो, यानी कि आपकी इनकम इतने करोड़ है। फिर 1946 से 47 में 31 करोड़ हो गया, यानी कि इंक्रीमेंट हुआ, फेवरेबल कंडीशन है। लेकिन 1947-48 में ये कम होकर 14 करोड़ रह गया। देखो इंक्रीमेंट होने के बाद एकदम से डिक्रीज़ हो गया 14 करोड़। 14 करोड़ का मतलब है आपकी इनकम कम हो गई है। तो बिफोर इंडिपेंडेंस जो हमारे इंडिया का फॉरेन ट्रेड था वो अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई नीति पर आधारित था। उनका मेन पर्पस यही था कि इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल को ही एक्सपोर्ट करती रहे, बाकी अदर कंट्रीज़ में वो पीछे रह जाए। ये उनका मकसद था, ताकि सारे चार्जेस जो है इंग्लैंड से जो इंडिया ले रही है, यानी कि बड़ी बड़ी हैवी गुड्स जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनकी पेमेंट करने में ही वो पैसा निकल जाए। अब आता है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की हम बात करते हैं। देखो 1959 से जब भारत ने पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की तो फॉरेन ट्रेड में काफ़ी चेंजेस आए। फिर से वही हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, कंपोजिशन, देन डायरेक्शन ऑफ ट्रेड की। इसमें फर्स्ट पॉइंट जैसे वॉल्यूम ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्री इंडिपेंडेंस तो आपने देख लिया, एक्सपोर्ट ज़्यादा था, इंपोर्ट कम था। अब वॉल्यूम ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड में क्या रहेगा, कहते हैं कि इस अवधि में भारत से विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई। वृद्धि कैसे हुई, 1947-48 में जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है वो 792 करोड़ था, जो मैंने कि आपको पहले बता दिया है। उस 792 करोड़ में 403 करोड़ आपका एक्सपोर्ट था और 389 करोड़ आपका इंपोर्ट था। 1951 में ये बढ़कर
1250 करोड़ हो गया। यानी कि इंडस्ट्रियल गुड्स आने लगी और फॉरेन कंट्रीज़ ने ये सोचा कि हमें न्यू टेक्निक्स को इंडिया में लेकर आना चाहिए। इस तरह से आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक बैलेंस बनाना चाहा। तो यहाँ एक चार्ट बना हुआ है, देखिए 1950 से 51 में आपका इंपोर्ट 650 करोड़ था, एक्सपोर्ट 600 करोड़ था, टोटल मिला के 1250 करोड़ हुआ। 2010 और 11 में इसकी वैल्यू देखो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट 650 से 16,83,467 करोड़ हो गया। आपका एक्सपोर्ट भी 11 के आसपास बढ़ गया और आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट की बात करें फॉरेन ट्रेड की, वो भी 28,26,116 करोड़ हो गई। 2016-17 में इसका क्राइटेरिया और चेंज हो गया, 25,77,666 करोड़ और आपका जो एक्सपोर्ट है वो भी 18,49,000, यानी कि एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, टोटल मिला के 44 है। तो ओवरऑल इस आपने चार्ट को बनाकर वहाँ पर आना है। और लेकिन आपने कंसीडर क्या करना है, 1951-51 का डाटा, बीच में 2010-11 का ले सकते हो, लास्ट में 16-17 का डाटा उठाना है आपने यहाँ पर ये लिखना है कि उस ऊपर सर्वे से ये पता लगता है कि आपका जो फॉरेन ट्रेड है वो 1950 से 51 में 1250 करोड़ था, 16-17 में ये बढ़कर 44,27,095 करोड़ हो गया। कितने गुना वृद्धि हो गई, 3,541 गुना वृद्धि हो गई। फिर 1950-51 में टोटल पे फोकस करना है कि टोटल आपका एक इम्पोर्ट 650 था और 16-17 में 25,77,666 हो गया। फिर एक्सपोर्ट आपका 600 था और वहाँ पर जाके 18 हो गया। तो किस तरह से इंक्रीमेंट होती गई और वो आपने यहाँ पर शो करना है। अब बात आती है यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। मैंने पहले ही कहा था कि कंपोजिशन में किन किन वस्तुओं के साथ डीलिंग हुई उनके बारे में आपने लिखना है। कहते हैं कि स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में भारत के विदेशी व्यापार के स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन आया। पहले भारत कुछ परंपरागत की ट्रेडिशनल जो गुड्स थी उनको ही एक्सपोर्ट किया करता था, पर अब कुछ न्यू टेक्निक्स आने की वजह से सॉफ्टवेयर और रेडीमेड जो गारमेंट्स हैं उनको भी एक्सपोर्ट करने लगा, उनकी भी जो है डिमांड्स बढ़ने लगी। तो डिमांड्स बढ़ने के कारण जो कैपिटल गुड्स बढ़ी, रॉ मटेरियल बढ़ा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसका बढ़ने लगा। तो किस तरह से कंपोजिशन चेंज होगी, तो पहला फर्स्ट मैं कराने जा रही हूँ कंपोजिशन इन चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट। अब देखिए यहाँ इस डायग्राम के ऊपर ही सारी लाइनें हैं और पीछे पॉइंट्स भी इन्हीं के ऊपर बेस दिए हुए हैं। कहते हैं 1947 के बाद भारत के निर्यात व्यापार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत चाय, जूट, चमड़े, कच्चे लोहे, मसालों का अधिक निर्यात करता था। निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट करता था। अब अनेक प्रकार की तैयार वस्तुओं का निर्यात किए जाने लगा है, जैसे कि कैपिटल गुड्स में मशीनें, इंजीनियरिंग गुड्स, सिले सिलाई वस्त्र, हीरे जवाहरात और जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उन चीज़ों की डिमांड्स बढ़ने लगी है। कहते हैं भारत जो है ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट में चाय, जूट, कृषि पदार्थों का 1950-51 में टोटल जो एक्सपोर्ट में हिस्सा था वो 55% था। 16-17 में ये कम हो गया एक्सपोर्ट, वो 12.3 रह गया। और इंजीनियरिंग का 0.06% था, 16-17 में ये बढ़ गया, यानी कि इंजीनियरिंग गुड्स की जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गई। इस चार्ट में आपने दिखाना है कि टी की जो एक्सपोर्ट है वो 1950-51 में 80 करोड़ है, फिर 1991 में ये बढ़ रही है, 16-17 में इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन देखिए जूट की मैन्युफैक्चरिंग 298 से 3000 से 2 हो गई, यानी कि कम हो गया जूट मैन्युफैक्चरिंग। बाकी अगर देखा जाए जूट के बाद कॉटन क्लॉथ्स की भी कम हुई है। और नेक्स्ट अगर देखा जाए राइस, रेडीमेड गारमेंट्स, ये सब इन सब की इंक्रीमेंट हुई है। नीचे देखते जाओ, इन सब की इंक्रीमेंट हो रही है। लास्ट में वो जैम्स की, प्रीशियस स्टोन्स की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सब इंक्रीमेंट हो रहे हैं। पॉइंट्स में हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि डेक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। कहता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट है उसका शेयर कम हुआ है। कम कैसे हुआ है, 1991 में जो एग्रीकल्चर गुड्स थी वो 19.41% थी, 16-17 में ये कम होकर 12.3% रहेगी। तो यहाँ पर डिमांड जो है इन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो डिमांड्स है वो बाद में इंक्रीमेंट हुई है, पहले तो वो डेक्लाइन होनी स्टार्ट हो गई थी। सेकंड पॉइंट आता है डेक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कन्वेंशनल आइटम। कन्वेंशनल आइटम में वही चाय, जूट, आपके खाद्यान्न के प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर के, ये सब आ जाते हैं। 1970-71 में जो ट्रेडिशनल गुड्स थी, कन्वेंशनल गुड्स थी, उनका टोटल एक्सपोर्ट जो है 41% था। 16-17 में ये कम होकर 14.2% रह गया, यानी कि घरेलू मांग में वृद्धि हो जाने के कारण एक्सपोर्ट के लिए कम मात्रा उपलब्ध होने लगी।
आपकी इंडस्ट्रियल गुड्स जो है उनकी खपत बढ़ने लगी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंक्रीज़ इन परसेंटेज शेयर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। यहाँ देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स यानी कि रॉ मटेरियल का जो शेयर है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता गया। 71 में 56% था और 16-17 में ये 73.6% हो गया। फोर्थ पॉइंट कि जो रेडीमेड गारमेंट्स है, जवाहरात हैं, और उनका जो शेयर है वो इंक्रीज़ होता गया, क्योंकि पहले जो प्लेस था वो सिर्फ रॉ मटेरियल का था, उसके बाद धीरे धीरे जो है जवाहरात और सिले सिलाए कपड़ों ने ले लिया, तो इस तरह से इनका शेयर बढ़ने लगा। नेक्स्ट आता है चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आपने ये बताना है कि कॉफ़ी, टोबैको, जो फ़िश है उनका शेयर किस तरह से इंक्रीज़ हुआ, 1991 में कितना था, 16-17 में कितना हुआ, किस तरह से आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ये सब इसमें लिखा हुआ है और आपने उस डाटा से सारा डाटा पिक करना है, पीछे जो चार्ट बना हुआ है। नेक्स्ट आता है पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट कैसे होने लगा। देखो पेट्रोलियम का जो एक्सपोर्ट है वो 1991 में 942 करोड़ था। 16-17 में देखो मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट्स का 1948 करोड़ 1991 में था। 15-16 में 1,98,576 हुआ और 16-17 में 2,57,969 करोड़ हो गया। तो पेट्रोलियम का जो विकास है वो सबसे ज़्यादा हुआ है। फिर उसके बाद इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, हैंडीक्राफ्ट एंड लेदर प्रोडक्ट। किस तरह से इंजीनियरिंग गुड्स, हैंडीक्राफ्ट और रेडीमेड गारमेंट इन सब की इंक्रीमेंट हुई है, ये सब डाटा आपने पिक करना है। फिर इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, कहते हैं भारत में सॉफ्टवेयर या टेक्निकल चीज़ें हैं उनकी कंसल्टेंसी सर्विसेज का काफ़ी एक्सपोर्ट बढ़ने लगा है। 16-17 में टोटल एक्सपोर्ट 36.8% था और तथा इस निर्यात में पिछले 10% में एवरेज अगर देखा जाए तो 8.3% की इंक्रीमेंट हुई है। तो इंडिया के एक्सपोर्ट में रॉ मटेरियल के स्थान पर जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं या फिर जो आपके ज्वेलरी है, इन सब चीज़ों की इंक्रीमेंट बढ़ती गई है। इससे हमारी इकॉनमी और हमारी जीडीपी पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट।